प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, साथ ही ऑनलाइन टीचिंग का भरपूर लाभ ले रहे हैं। बच्चों, हम लोग कृतिका, जो कि पूरक पुस्तक के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, पढ़ रहे हैं। कृतिका में 3 पाठ आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से पहला है माता का आंचल, दूसरा जॉर्ज पंचम की नाम और तीसरा साना साना हाथ जोड़े। तो माता का आंचल वीडियो के माध्यम से आप पढ़ चुके हैं और इसके अलावा जॉर्ज पंचम की नाक जूम क्लासेस में आपने पढ़ा। आज के इस वीडियो से हम लोग तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया। एक संक्षिप्त परिचय लेखिका के बारे में और पाठ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो लेखिका मधु काकरिया अर्थशास्त्र और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे विषयों से ऊंची डिग्रियां हासिल करते हुए साहित्यिक पैज बनाने वाली लेखिका हैं मधु काकरिया। एक कथाकार के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है। विचार और संवेदना की ताजगी से भरपूर इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां खुलकर सामने आती हैं। साना साना हाथ जोड़े नामक अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने पूर्व उत्तर भारत के एक राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उससे भी आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में जहां एक लेखिका ने प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा काव्यमय चित्रण किया है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों और विडंबनाओं का भी यथातथ मार्मिक वर्णन करने में सफल रही है। साथ ही बच्चों, यह पाठ हमें अपनी यंत्रवत जिंदगी से समय निकालकर प्रकृति की ओर लौटने की प्रेरणा दे रहा है, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति को अनुभूत करें, महसूस करें, उसके सौंदर्य को आत्मसात करें और अपने इस मशीनी जिंदगी को खुशहाल बना पाए। चूंकि पाठ यात्रा वृत्तांत नामक विधा में लिखा गया है, तो इस पाठ में लेखक लेखिका जो भी यात्रा वृत्तांत नामक विधा होती है, उसमें लेखक या लेखिका या जो भी कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है, वो उस जगह की ऐतिहासिक जगहों के बारे में, वहाँ जो कुछ भी मशहूर जगह होती है उनके बारे में, साथ ही खान पान, रहन सहन, पहनावा, संस्कृति और सभ्यता का चित्रण उस यात्रा वृत्तांत नामक विधा में करता है, जिसे पढ़ करके हम और आप उस विशेष जगह से परिचित हो पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति उस जगह की यात्रा कर चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे यात्रा वृत्तांत नामक विधा को पढ़ करके कुछ ऐसी रोचक जानकारियां मिलती हैं जिससे वह अभी तक अनभिज्ञ होता है। तो यात्रा वृत्तांत नामक विधा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उससे उन स्थलों की भी, उन अज्ञात स्थलों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बारे में आपने और हमने न जाना होता है और न ही सुना होता है। तो साना साना हाथ जोड़े महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और इन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़े में पूर्वोत्तर
भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। अब यायावरी एक शब्द आया है इसमें, यायावरी, इसका क्या मतलब है? तो यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। चूंकि महिला यायावरी की बात की गई है तो महिला घुमक्कड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। आमतौर पर लोग कहते होंगे कि पुरुष घुमक्कड़ होते हैं, वो घुमक्कड़ी होते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में सालिम अली के लिए पढ़ा था कि सालिम अली ने जिंदगी भर पक्षियों की खोज में वो घूमते रहे, तो वो पुरुष यायावर थे। लेकिन मधु काकरिया क्या है? महिला यायावर। आगे देखिए, लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। कैसे? सौंदर्य तो चारों तरफ प्रकृति में फैला ही है, लेकिन उसके अलावा वहां तक पहुंचने के लिए हम और आप जिन मुश्किल भरे रास्तों से गुजरते हैं, उन मुश्किल भरे रास्तों को बनाने में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। गरीबी ही तो है, अभावग्रस्त जिंदगी ही तो है, जिसकी वजह से वहां के लोग ऐसा दुस्साध्य कार्य करते हैं। तो पीड़ा और सौंदर्य दोनों का सामंजस्य है। आगे देखिए, तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से फायदा क्या क्या होता है? तो यात्राओं से मनोरंजन होता है, सबसे बड़ी बात। कभी मन हमारा उब जाता है तो हम और आप कहते हैं कि कहीं भी यात्रा करके आते हैं, घूम करके आते हैं। तो किस लिए? मन को खुश करने के लिए, मन को खुश करने के लिए, यानी मनोरंजन करने के लिए। तो मनोरंजन के अलावा ही घुमक्कड़ी से बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ी बात तो ज्ञानवर्धन होता है। ज्ञान की बातें जानने को मिलती हैं और साथ ही साथ अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। जो स्थल हमसे अब तक अज्ञात थे, हमें जिनकी जानकारी नहीं होती, उन स्थानों के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं। साथ ही सभ्यता और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। किसकी संकीर्णता से? स्व। हमें अपने स्व की संकीर्णता, किससे? स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। तो स्व की संकीर्णता से क्या मतलब है? यानी हमें अहंकार से मुक्त करती है। हमारी विचारधारा जो संकीर्ण हो चुकी है, हमारी सोच का विस्तार करती है। हम व्यापक स्तर पर सोच पाते हैं। तो बच्चों,
पर्यटन ज्ञान प्राप्ति का अद्भुत साधन है। तो घूमने से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है, बल्कि ज्ञान प्राप्त होता है। उस विशेष जगह की सभ्यता और संस्कृति से हम परिचित हो पाते हैं। चलिए अब हम लोग पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 17 पर पहुंच जाइए। अब तक सबकी किताबें खुल चुकी होंगी। तो चलिए सबसे पहले एक शीर्षक पर चर्चा कर लेते हैं। शीर्षक क्या दिया है? साना साना हाथ जोड़े। साना साना हाथ जोड़े। तो अब ये साना साना का क्या मतलब है? ये साना साना, साना का मतलब है छोटे, है ना? तो साना साना हाथ जोड़े, हाथ का मतलब हाथ, जोड़े जोड़ना, जोड़ करके। आगे आपने देखा कि डैश डैश है, कुछ नहीं लिखा। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर। तो आप बताइए कि छोटे छोटे हाथ जोड़ करके या बड़े बड़े ही हाथ जोड़ करके हम क्या करते हैं? हमारा हाथ कब जुड़ता है? हमारा हाथ किसी को प्रणाम करना होता है, अभिवादन करना होता है, तब जुड़ता है। जब कभी हम प्रार्थना में लीन होते हैं, वो प्रार्थना माता पिता गुरु किसी की भी हो सकती है, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हो सकते हैं। उस वक्त हाथ जोड़ता है। तो हाथ जोड़ना हमारी विनम्रता को दर्शाता है। तो छोटे छोटे हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी प्रार्थना की जा रही है? तो प्रार्थना तो हमेशा अच्छे के लिए होती है, भलाई के लिए होती है, प्रगति के लिए होती है, उन्नति के लिए होती है। प्रार्थना कभी किसी का बुरा करने के लिए हो ही नहीं सकती। अगर उस प्रार्थना में द्वेष है, बुराई है, तो फिर कहां वो प्रार्थना रहेगी? फिर कहां वो विनम्रता रहेगी? तो बेशक शीर्षक आपको अधूरा लगता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर क्या? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन अच्छाइयों में व्यतीत हो, हमारा जीवन परमार्थ में व्यतीत हो, हमारा जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत हो। यह प्रार्थना है। हमारा जीवन प्रकृति को सुरक्षित रखने में व्यतीत हो। तो चलिए अब शीर्षक से आगे बढ़ते हुए हम लोग पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़। लेखिका मधु काकरिया। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। लेखिका ने बताया, जब लेखिका यात्रा पर जा रही थी और कहीं पर रुक करके उन्होंने वहां के दृश्य को निहारा, तो क्या कहती है कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। आसमान में क्या टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। तो जब लेखिका मधु काकरिया ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रही थी, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो आसमान के सारे तारे नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या दिखाई दिया कि दूर ढलान लेती तराई पर, नीचे पर, यानी ऊंचाई से वो देख रही थी और काफी नीचे देखने पर उन्हें लगा कि सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं, यानी तारों के गुच्छे एक ही जगह पर एकत्रित हो गए हैं और उन्होंने प्रकाश की झालर बना दी। रोशनी
फूट रही थी। लेखिका बताती है और कहती है, क्या था जो सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर बना रहे थे, वो क्या था? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। क्या था? रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। लेखिका ने कहा कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के सभी लोग मेहनती, श्रमसाध्य, मेहनती और श्रमसाध्य थे। वो अपने अभाव में भी खुश रहना जानते थे। हमेशा अपने अभाव का रोना नहीं रोते थे, बल्कि अपने अभावों को मेहनत करके, श्रम करके भरते थे। साथ ही उनका हृदय, उनका मन, उनका दिल बादशाहों जैसा था। इसलिए गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कह करके संबोधित किया लेखिका ने, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात, यानी पूरी तरीके से ओवरऑल वो शहर संपूर्ण था। सौंदर्य वहां पर कूट कूट कर भरा था। प्रातः काल भी उसका सुंदर, उसकी शाम भी सुंदर और उसकी रात भी सुंदर। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां के लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, इसलिए सुबह, शाम और रात वहां की सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। और वह रहस्यमय सितारों वाली रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका क्या कहती है? अब लेखिका को वो रात रहस्य से भरी हुई लग रही थी और सम्मोहित करते हुए प्रतीत कर रही। सम्मोहित करना यानी अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। तो लेखिका के अंदर वो सम्मोहन जगा रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी, आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर, और किस तरह आकर्षित कर रही थी, सम्मोहित कर रही थी कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। उन जादू भरे क्षणों में उस सम्मोहन को, उस पल को, उस समय को लेखिका ने जादू भरा हुआ बता दिया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ जादुई एहसास हो रहा, कोई जादू है जो मुझे अपनी तरफ खींच। और लेखिका क्या कहती है? लेखिका कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि मेरा सब कुछ स्थगित था। जो कुछ भी मैं महसूस कर रही थी अब तक, जो जीवन में अब तक जी रही थी, सब बेकार था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास क्या अर्थहीन था। लेखिका करी मैं खुद अर्थहीन हो गई, क्योंकि अब तक महानगरों का जीवन जी करके मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा सम्मोहन भी प्रकृति के पास होता है। आगे देखिए, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। क्या लिखा है? अतीन्द्रियता। क्या शब्द है? शब्द है अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का मतलब है इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे,
यानी जिसे देखना, छूना इंद्रियों के बस की बात ना हो, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभूति आत्मा के स्तर पर की जा सकती है। तो लेखिका क्या कह रही है कि मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। अब आप कहेंगे बच्चों कि शून्य से क्या मतलब, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। लेखिका ने कहा कि मेरे बाहर भीतर शून्य था। अगर आप गहराई से विचार करते हैं तो ये जो शून्य है यही तो पूर्ण है, ये जो शून्य है यही पूर्ण है, और बाकी सब कुछ जीवन में अपूर्ण है। ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि मेरे बाहर भीतर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रता में डूबी रोशनी की वह दुई झालर। यानी लेखिका का हृदय, उनकी आत्मा अध्यात्म की तरफ चल रही थी। कहां? अध्यात्म की तरफ। और लेखिका के अंदर सौंदर्य को रचने वाले के प्रति श्रद्धा की भावना उमड़ रही थी। इसलिए लेखिका ने कहा कि मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। यानी अब तक जो अपूर्णता उन्हें महसूस हो रही थी, अब वो पूर्ण हो रही थी। उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका हृदय ईश्वर के निकट अपने आप को महसूस कर रहा था। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। धीरे धीरे एक उजास मतलब प्रकाश, उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। लेखिका कह रही है कि उस सौंदर्य को निहार करके मेरे अंदर एक प्रकाश फूटने लगा और मन, आत्मा एक प्रार्थना में लीन होने लगा। साना साना हाथ जोड़े गर्दव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। कौन सी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना सकारात्मकता का प्रतीक है। मन में सकारात्मक अच्छे भाव आने का प्रतीक है। और जब लेखिका के बाहर भीतर सिर्फ शून्य था, उस वक्त लेखिका ने पूर्णता का एहसास किया। और तब जब उन्हें पूर्णता का एहसास होने लगा तो अनायास ही उनके होठों पर एक प्रार्थना आई। कौन सी? कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली। कि छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, अच्छाइयों में व्यतीत हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका ने इस प्रार्थना के बोल को नेपाली युवती से सीखा था। तो क्या कहना चाहती है लेखिका अब तक? वो बताना चाहती है कि शहरों की उबाऊ जिंदगी से दूर प्रकृति में चारों तरफ सम्मोहन शक्ति है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। वो जहां जैसी है पूर्णता से भरी हुई है। वो तो हम और आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके उसकी पूर्णता को खत्म करने लगते हैं, उसे अपूर्ण बनाते हैं, उसे अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। क्लास 9th में सालिम अली वाले पाठ में सांवले सपनों की याद, जिसका नाम है, सालिम अली ने कहा कि प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए, मनुष्य की नजर से नहीं।
प्रकृति ऐसी है, क्यों पहाड़ इतने ऊंचे हैं, क्यों नदियां इतनी गहरी हैं, क्यों समुद्र इतना विशाल है। उसे महसूस करने के लिए, उसकी विशालता, उसकी गहराई को समझने के लिए हमें अपने नजरियों को विशाल विस्तृत करना होगा, व्यापक स्तर पर सोचना होगा। तभी प्रकृति के सौंदर्य को हम महसूस कर सकते हैं, आत्मा के स्तर पर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं।